तो स्वागत है आप सभी का। कैसे हो? बढ़िया हो? स्वस्थ हो? मजे में होंगे? तो देखिए, अब तक हमारी 2 क्लासें हो चुकी है इंडियन पॉलिटी की, जहां से हम जीरो से जो है लेवल लेकर चल रहे हैं और बिल्कुल थ्योरी। अब देखिए, आज की हमारी तीसरी क्लास है और हमने अब तक पढ़ा है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, ठीक है, कि जो है संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, और मैंने ये भी बताया था आपको कि राजस्थान से जो है अपने 12 सदस्य थे। कितने? 12 सदस्य। और ये भी मैंने बताया था कि राजस्थान से कितने थे? 12 प्लस मैंने बताया था आपको कि 11 सदस्य क्या कहां से थे? रियासत। कहां से? रियासत से 11 सदस्य, ये आपको याद रखना है। अब आप पूछोगे सर 12 सदस्य थे टोटल राजस्थान से, तो फिर एक तो याद रखे, वो एक थे आपके मतलब कि अजमेर मेरवाड़ा से। अजमेर मेरवाड़ा, समझ में आ गई? ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, एक बार वापस मैं आपको बता देता हूं। अब याद रखिए, हमें जो है कुछ नाम याद रखने, जैसे एक तो आपको जो है माणिक्यलाल वर्मा का नाम याद रखना, मैंने पहले भी बताया था माणिक्यलाल वर्मा का। ये कहां से थे? तो आपको ये भी याद रखना है कि ये उदयपुर से थे। कहां से थे? उदयपुर से। ठीक है, ये तो हो गए अपने पहले शख्स। अगर हम और बात करें तो नया एक नाम याद आपको रखना है दूसरे नंबर पे, जयनारायण व्यास। किनका? जयनारायण व्यास का। ठीक है, ये कहां से थे? सभी को पता है, ये जोधपुर से थे। ठीक है, और अगर तीसरे सदस्य की बात करें तो आपको वो भी याद रखना है, और ये तो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ठीक है, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ये पूछ रहे कि ये कहां से, तो नाम याद रखना अजमेर से। कहां से? अजमेर से। ये आपको याद ही होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक शख्स और है अपने, जिनका नाम है राज बहादुर, और राज बहादुर कहां से? भरतपुर से। लेकिन एक चीज आपको महत्वपूर्ण ये याद रखनी है कि संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के पहले सदस्य, संविधान पर जो मूल प्रति उस पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान का अगर पहला सदस्य पूछे तो आपको नाम याद रखना बलवंत सिंह मेहता का। किसका? बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है। समझ में आ गई बात? और मैंने आपको पीछे भी बताया था, जितनी सारी बैठक की सबके बारे में बताया था। हमने ये भी पढ़ा था 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रेसिडेंट चुना गया था, बताया था। और ये भी बताया था कि ये तो सब हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जो है ये पूर्ण लागू हो गया था और भारत एक गणतंत्र देश बन चुका था। ठीक है, और हमने बात की थी, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि इसे 2 साल 11 माह 18 दिन लगे हैं, इसके कुल 3 वाचन हुए हैं। और अगर आपको एक शब्द याद रखना है कि संविधान जब बनकर तैयार होगा ना, तो इसे अंगीकृत अर्थात कि अडोप्टेड किया गया था। ठीक है, और जब ये 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ ना, तो इस दिन आपको कुछ चीजें याद रखनी कि चुनाव और मतलब कि इस दिन नागरिकता और अंतरिम संसद, इस इनके जैसे कुल जो है 15 अनुच्छेद जो है ना, वो तुरंत लागू कर दिए। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है 26 नवंबर 1949 जब संविधान लागू हुआ, तब जो है कितने जो अनुच्छेद है वो प्रभावी हुए थे, कितने अनुच्छेद जो है प्रभावी हुए थे? तो आपको याद रखना वो टोटल 15 अनुच्छेद है। ठीक है, टोटल कितने अनुच्छेद है? 15 अनुच्छेद है। और कुछ ऐसे है जैसे नागरिकता का हो गया, चुनाव का हो गया, अंतरिम संसद को जो कुल 15 अनुच्छेद जो है तुरंत लागू कर दिए गए थे। ये हमने बात की थी। मैंने आपको सबके बारे में याद भी करवाया था। संविधान लिखने का असली जिम्मा इसी ड्राफ्टिंग कमेटी पर था, यह भी मैंने आपको बताया था। इसके अध्यक्ष सभी जानते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, और इन्हें जो है भारत का संविधान का जनक कहा जाता है। इसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि टोटल 7 सदस्य होते हैं, याद है, मतलब कि 6 अलग और प्लस एक कौन है? अध्यक्ष है, और बाकी क्या है? 6 सदस्य। ठीक है, अब एक चीज और याद है, इसमें कुछ नाम एक बार वापस मैं आपको बता देता हूँ, जबकि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, इसमें लगभग जो है सभी नामों में भगवान कृष्ण के नाम आते हैं, जैसे कि गोपाल हो गया, कृष्णा हो गया, माधव हो गया, कन्हैयालाल हो गया। ये सारे नाम किनके हैं? भगवान कृष्ण के, तो वही नाम आते हैं। जैसे कि अगर इनके 6 सदस्य की बात करें, एक अध्यक्ष याद है सभी को, अम्बेडकर साहब, और 6 सदस्य की जैसे एक तो जो सदस्य है एन गोपाल स्वामी है, गोपाल स्वामी अयंगर। अगर अयंगर से याद रखो तो बढ़िया, वरना गोपाल स्वामी बेहतर है, क्योंकि भगवान कृष्ण के नाम से आता है। ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर। एक अल्लादी मोहम्मद सादुल्ला है। ठीक है, और तीसरे शख्स है डॉक्टर KM मुंशी, और चौथे शख्स आपके सैयद जो है सैयद, क्या नाम उनका, सैयद मोहम्मद जो है सादुल्ला है। और अगर 5वें सदस्य की बात करें तो वो एन माधव राव है। ठीक है, याद रखना, एग्जाम में पूछता है, जो माधव राव है ना, माधव राव,
इनको किसकी जगह मिली, माधव राव को किसकी जगह मिली, तो आपको याद रखना BL राव की, BL मित्र की, ठीक है, किनकी, जो आपकी BL है मित्र की जगह मिली थी, ये आपको याद रखना है। एक दो मिनट पूछता है कि संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उनमें माधव राव को किन की जगह पर लिया गया था, या फिर ये भी पूछ सकता है कि BL संविधान जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके अंदर सदस्य में BL मित्र की जगह किसको लिया गया था, BL मित्र के बाद में, तो याद रखना वो माधव राव जी है, ठीक है। एक आपको याद रखना है जो मतलब कि DP खेतान है ना, DP खेतान, इनकी क्या हुई थी मृत्यु, इनकी क्या हुई थी मृत्यु, तो इनको वापस जो है इनकी जगह रिप्लेस किसको किया गया था, तो आपको नाम याद रखना है TT कृष्णमाचारी, ठीक है। याद रहेगा TT कृष्णमाचारी, ये हमने बात कर ली थी। और पीछे आप सभी को बताइए मैंने प्रस्तावना के बारे में बताया था कि वो आगे चल के PML मिली थी 22 जनवरी 1947 को, प्रीएमएम जो आपकी मतलब की प्रस्तावना बन चुकी थी, सबको याद आ चुका है। अब चले भी आगे। अब देखिए अब हम आज शुरू कर रहे हैं, जैसे कि वापस अगले में हम वहाँ चलेंगे। अब जब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, कहाँ से, मान लो हमने पिछले अध्याय में संविधान बना लिया था, लेकिन अब सवाल यह था कि इस देश को चलाने के लिए नियम, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि नियम कहाँ से लिए गए थे, कानून कहाँ से लिए गए थे, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हमने दुनिया भर के संविधान को छानने के बाद अपना संविधान बनाया है, इसलिए ये उनके मुंह पर भी तमाचा है कि जो इसे उधार का थैला कहते हैं। हालांकि डॉक्टर अम्बेडकर ने, मैंने पिछली क्लास में कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद ने कहा था कि इसे उधार का थैला भी कहा जा सकता है, लेकिन ये उधार नहीं है बल्कि दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ों का संग्रह है। तो आप जो बढ़िया चीज़ें लेते हो तो उसे उधार का थैला भी कहना भी, मतलब कंप्लीटली उधार कहना भी गलत है, उधार का थैला जरूर कहा जा सकता है। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि आपको अगर कुछ याद, अगर आपको जैसे कि एक्ट के बारे में याद रहे ना, तो आपको एक एक्ट याद करना 1935 का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कारण कि 1935 का जो एक्ट है वह हमारे संविधान का लगभग 70%, कितना 70% जो हिस्सा है, अर्थात कि करीबन अगर हम देखें ना तो 250 अनुच्छेद, 250 अनुच्छेद, 250 अनुच्छेद है ना, वो सीधे इसी एक्ट से लिया गया है। 250 अनुच्छेद इसी एक्ट के माध्यम से लिया गया है। अगर हम देखें ना इससे क्या क्या लिया गया है, तो आप इससे देख सकते हो, जैसे कि हमने जो संघीय व्यवस्था है वो भी हमने 1935 के एक्ट से ली थी, हमने पढ़ा भी था। राज्यपाल का कार्यकाल है, मैं आपको सही आराम से समझा देता हूँ। अब तक तो आपके समझ में आ ही चुका हो ना, जो जो हमने पढ़ा है वो तो आपके समझ में आ ही गया है। और जैसे कि मैंने हर क्लास में कहा है और अभी भी कह रहा हूँ, आप पेन और जो कॉपी है ना वो भी से लेकर बैठे। क्यों? क्योंकि जब स्वयं का नोट्स हो ना तो एग्जाम नज़दीक आने के बाद में जब हम पढ़े ना तो आसानी से पढ़ सकते हैं, फिर हम भागते क्लासों के पीछे। हालांकि देखना क्लास भी देखना अच्छी बात है, आप देख सकते हो, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से नोट्स बेहतर है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, वापस बता रहा हूँ, इसके अंदर जैसे कि जब हमने वो 250 अनुच्छेद लिए ना, उनमें से जैसे कि हमने 1935 से क्या क्या लिया वो मैं बताऊँ आपको। 1935 से लिया, एक तो जैसे संघीय व्यवस्था ले ली हमने, ठीक है, क्या लिया हमने, संघीय व्यवस्था ले ली। दूसरी हमने ले लिया राज्यपाल का पद, क्या ले लिया, राज्यपाल का पद भी ले लिया। और देखिए इससे हमने कार्यपालिका ली है, सॉरी कार्यपालिका, हाँ राज्यपाल का कार्यकाल इसी से लिया है, ठीक है, राज्यपाल ने लिया राज्यपाल का कार्यकाल, क्या लिया, कार्यपाल। एक आपको नाम याद रखना, नगरपालिका, जो नगरपालिका का जो ढांचा है वो हमने 1935 के एक्ट से लिया है, नगरपालिका का, ठीक है, नगरपालिका, ठीक है। और अगर याद देखे तो आपको मैंने 1935 के एक्ट में बताया था लोक सेवा आयोग, ठीक है, क्या बताया था, लोक सेवा आयोग, ठीक है, ये भी बताया था। और अगर एक याद रखो तो आपातकालीन जो उपबंध है वो भी इन्हीं से लिए थे, ठीक है, आपातकालीन वाला। तो ये सारी चीजें याद होगी। याद रखना हमारे संविधान का लगभग 70% जो हिस्सा है, अर्थात के करीब 250 अनुच्छेद, वो हमने 1935 के एक्ट से ही लिए हैं, जिसके अंदर हमने संघीय व्यवस्था हो गई, राज्यपाल का कार्यकाल हो गया, नगरपालिका हो गया, लोक सेवा आयोग हो गया, और भी जैसे कि हाँ एक मैंने बताया था आपातकालीन जो उपबंध है वो भी हमने यहीं से लिया, ठीक है। अब देखिए
अंग्रेजों ने हम पर राज तो किया, तो हमने उनका जो सिस्टम लिया। अंग्रेजों ने हम पर राज किया तो हमने उनसे क्या लिया, सिस्टम लिया। लेकिन जो अधिकारों के लिए हम जो है अमेरिका की तरफ भी मुड़े। कहाँ मुड़े, अमेरिका की तरफ भी मुड़े। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि हमने किस किस देश से जो है क्या क्या लिया है। मैं आपको एकदम लिंक बाय लिंक बताता जा रहा हूँ, ठीक है। आपको लिखना भी है, ध्यान भी रखना है। एक बार पढ़ लिया, आपको दोबारा थ्योरी पढ़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। अगर आपने ढंग से पढ़ा है ना, तो दोबारा पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। फर्क इतना है कि हम पढ़ते नहीं है ढंग से। जैसे किसी कहानी को सुनते हैं वैसे ही उसी तरह ध्यान से सुनिए और उसी हिसाब से आप नोट्स भी बनाइए, ठीक है। अब देखिए, अब हम पहले बात करते हैं ब्रिटेन की, अर्थात कि यूके की। यूके से हमने क्या लिया है, ठीक है। संविधान में मतलब क्या क्या कहाँ से लिया है, तो देखिए इससे आपको जो है 2-3 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। ब्रिटेन से हमने कुछ चीज़ें ली, जैसे हमने जो है संसदीय जो शासन प्रणाली है वो हमने यहीं से ली है। तो संसदीय एक तो शासन हो गया, क्या हो गया, संसदीय शासन, ठीक है। अगर हम बात करें तो एक विधि का शासन हो गया, क्या हो गया, विधि का शासन, ठीक है। हमने जो एकल नागरिकता ली है वो भी ध्यान रखना, हमने यहीं से ली है, ठीक है। एकल जो है नागरिकता, बार बार एग्जाम पूछता कि हमने एकल नागरिकता कहाँ से ली है, तो याद रखना एकल नागरिकता हमने यूके अर्थात की ब्रिटेन से ली है। अब एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप से, मतलब हम सिर्फ भारत के नागरिक है, राजस्थान के नहीं है, ठीक है। मतलब कि अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे दोहरी जो है नागरिकता है, सिंगल सिटीजन नहीं है, वहाँ पे दोहरी है। कैसे, जैसे अगर वो अमेरिका के नागरिक है तो वो स्टेट के भी है, हम स्टेट के नहीं, हम राजस्थान के नागरिक नहीं है, बल्कि हम सिर्फ भारत के ही नागरिक है। समझ में आ गई बात, तो इसे बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। एक हमने जो है द्विसदनीय जो है व्यवस्था भी यहीं से ली है, याद रखना, द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है। द्विसदनीय अर्थात कि द्विसदनीय का मतलब भी आप समझ लो, इसका मतलब होता है एक तो हो गया लोकसभा और एक हो गया राज्यसभा, ठीक है। द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात कि लोकसभा और राज्यसभा, इसमें बस इतना ही लिया हमने। ब्रिटेन से हमने याद रखना 4 चीजें लिए, याद रखना, संसदीय शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता और द्विसदनीय जो है व्यवस्था। अब ये चारों में मोस्ट इंपोर्टेंट तो आपको ये, हालांकि चारों में याद होनी चाहिए। 4 में है क्या, यूके में बस इतने, ब्रिटेन में बस 4 चीजें हैं, संसदीय, विधि का शासन, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता वैसे भी याद रह जाएगी, क्यों, क्योंकि हम सिर्फ भारत के नागरिक है, राजस्थान के है नहीं, राजस्थान के नहीं, हम किसी भी स्टेट के नागरिक नहीं है। द्विसदनीय व्यवस्था भी आपको याद रखनी है, क्यों, क्योंकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा है। द्विसदनीय मतलब लोकसभा और राज्यसभा। अब देखिए, अब एक और आता है अपनी यूएसए, क्या आता है, यूएसए। अब इससे हमने क्या क्या लिया है, देखिए इससे सबसे पहली बात हमने ली है जो आपके मूल अधिकार है, मूल अधिकार हमने यहीं से लिया है। कहां से लिया है, मूल अधिकार। मूल अधिकार के बाद में हमने जो प्रस्तावना है उसका जो विचार है ना वो यहीं से लिया है, अर्थात कि जो आपके प्रस्तावना जो विचार है ना वो हमने यहीं से लिया है। प्रस्तावना का जो विचार हमने यहीं से लिया है, समझ में आ गई बात, प्रस्तावना का विचार। एक हम बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, ध्यान रखना ये शब्द आता है, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, ये हमने यहीं से लिया है। एक याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे महत्वपूर्ण आपका राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की है ना प्रक्रिया वो हमने यहीं से लिए, ठीक है। महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से लिए हमने, यहीं से लिए, अर्थात राष्ट्रपति के महाभियोग। और ध्यान रखना इसमें और भी आ गया, जैसे आपके राष्ट्रपति के साथ में महाभियोग पे और भी किस पे है, तो याद रखना ये 2 चीज़ों पर और है, एक तो एससी और एक हाई कोर्ट, अर्थात कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उन सब के जजों पर जो जज होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया, वो हमने यहीं से लिया। राष्ट्रपति महाभियोग पर जो आपके यहीं से लिया गया है, समझ में आ गई बात। तो इसमें भी आपके 4 चीजें हैं, सब में 4 चीजें, ध्यान रखना, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। मूल अधिकार हमने यहीं से लिए, प्रस्तावना का विचार हमने यहीं से लिया है, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, यहीं से लिया है। और ये हमने बता दिया प्रस्तावना का विचार, मतलब कि आइडिया ऑफ प्रीएम्बल। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा, मतलब कि महाभियोग की जो प्रक्रिया वो हमने यहीं से लिए। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों के जजों को जो हटाना है वो भी हमने यहीं से लिया है, समझ में आ गई बात। अब हम बात करते हैं तीसरे देश की,
ठीक है। तीसरा देश में आता अपना आयरलैंड। कौन सा आता है, याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए अब तक हमने चार चार चीजें लिए, इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट है एक तो होता है आपके, इसमें मान लो आप डीपीएससी, मान लो क्या यहीं से लिया है, ठीक है। ध्यान रखना इसमें आपको महत्वपूर्ण चीजें वो आपको याद रखनी है। इसमें एक तो हमने ली थी डीपीएसपी। डीपीएसपी में मतलब सभी जानते हैं आप, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। खासकर भाग या भाग पूछे तो भाग है आपके भाग 4, भाग 4, ठीक है। अब देखिए इसमें जो एक निर्वाचन पद्धति ली गई है हमसे, हमने ली थी इनसे, कौन सी, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ठीक है। याद रखना महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहां से ली है, यूएसए से, लेकिन राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है ये दोनों चीजें यहीं पे जो है महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर यहीं से पूछता है, या तो निर्वाचन पद्धति पूछ लेता है या फिर महाभियोग, और यहीं पे हम मतलब कि दिमाग डाउन हो जाता है हमारे एग्जाम हॉल में। तो याद रखना महाभियोग की जो प्रक्रिया हमने कहां से ली है, यूएसए से, लेकिन आयरलैंड से हमने राष्ट्रपति के लिए क्या लिया है, निर्वाचन पद्धति। और अब याद रखना राज्यसभा, किसमें, जो आपके राज्यसभा है इसमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, कितने, 12 सदस्य, 12 सदस्य। इनको मनोनयन की जो हमने पद्धति ली है वो हमने प्रक्रिया यहीं से ली है, ठीक है। अब देखिए हमारा चौथा देश है कनाडा। याद, तीनों चीजें आपको याद रहेगी। अब देखिए चौथा देश अपना कनाडा। कनाडा से हमने क्या लिया है, इसमें याद रखना एक तो हमने जो है मजबूत केंद्र के साथ जो संघीय व्यवस्था है ना वो हमने यहीं से ली है। तो याद रखना संघीय व्यवस्था, ठीक है। संसदीय व्यवस्था आपको यहाँ याद रखनी है यूके के अंदर, लेकिन जो संघीय है, संघीय व्यवस्था, ठीक है, वो हमने यहीं से ली है। एक कनाडा में ज्यादातर पूछता है, सभी को पता है, एक तो राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल नियुक्ति, ठीक है, ये आपको इसी में याद रह जाएगी। एक चीज आपको और याद रखनी है, वो है अवशिष्ट जो शक्तियां हैं, जो कि मतलब किसके पास में, ध्यान रखना अवशिष्ट शक्तियां हमेशा केंद्र के पास में होती, ठीक है। और मैंने बताया भी था जब मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, ठीक है, मैंने बताया था कि शक्तियां जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जो कि संघ सूची का विषय है, एक आपके इसका राज्य का है, और तीसरा होता है आपके अवशिष्ट अर्थात की समवर्ती सूची, ये मैंने बताया था आपको। तो जो समवर्ती सूची है इन दोनों में आती है, अर्थात की भूतोपयोग, तो लेकिन केंद्र के पास में, ध्यान रखना, ठीक है। अवशिष्ट जो शक्तियां वो केंद्र के पास में रहती है, समझ में आएगी। तो हमने अवशिष्ट शक्तियां भी कहां से लिए, कनाडा से लिए, तो ये भी याद रखना, अवशिष्ट शक्तियां जो किसके पास होती है, केंद्र के पास, ठीक है, याद रहेगी। अब देखिए अब तक हमने 4 देश को पढ़ा है, 4 देशों से हमने ये लिया है, लेकिन एक अपना देश है जिसको हमें मतलब कि याद रखना है। कैसे, जैसे एक है अपना दक्षिण अफ्रीका, इसमें से ज़्यादा नहीं कुछ चीज़ें लिए, दक्षिण जो अफ्रीका है उससे हमने चीज़ें ली, अफ्रीका, इसमें हमने एक ही चीज़ ली है और वो सबसे महत्वपूर्ण है, अर्थात कि संविधान में संशोधन, संविधान में याद रखना, ये संविधान में संशोधन, ठीक है। और अगर ये भी पूछ रहे तो याद रखना आर्टिकल 368, ठीक है, 368 के तहत। एक याद रखें हमने फ्रांस से भी लिए, फ्रांस से हमने 2 चीज़ें ली है, एक तो जो है आपका गणतंत्र, जो एक मिनट, फ्रांस है ना, फ्रांस, एक बार आप नोट आउट कर लीजिए, उसके बाद मैं एक बार आपको फिर बता दूंगा। फ्रांस से हमने 2 चीज़ें ली है, एक तो आपके जो गणतंत्रात्मक जो ढांचा है ना वो हमने यहीं से लिया है। एक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों जो शब्द है वो हमने इन्हीं से लिए, जो हमारा आदर्श है ना, स्वतंत्रता, समता और एक आपके बंधुत्व, ये हमने तीनों चीजें यहीं से लिए। फ्रांस से महत्वपूर्ण 2 ही है, एक तो प्रस्तावना में याद रखना तीनों शब्द, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और आदर्श, याद रहेगी, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको याद रहेगी, लिखने की तो अब तो आवश्यकता नहीं है। एक हम यूएसएसआर से आपको याद रखनी है, जो अपना रूस है, ठीक है, रूस से आपको याद रखनी है, रूस, ठीक है। रूस से अपने बहुत सारी चीजें ली हैं, जैसे कि आपके जो एक तो मूल कर्तव्य है ना, ये आपको याद रखनी है, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य हमने कहां से लिए, रूस से लिए, ठीक है, मूल कर्तव्य, ठीक है। एक चीज और याद रखना, प्रस्तावना में 3 शब्द और आते हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये क्या है, 3 प्रकार के न्याय है, क्या है, न्याय, तो याद, न्याय ऐसे याद रखो, न्याय है ना, न्याय।
तो 3 शब्द जो है, 3 शब्द वो हमने यहीं से लिए, ठीक है, रूस से लिए। याद रहेगा, याद रखना, फ्रांस से हमने प्रस्तावना में 3 शब्द लिए। प्रस्तावना में कौन कौन से? स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। लेकिन यूएसएसआर रूस से हमने प्रस्तावना में 3 शब्द वापस लिए, जिसमें हो गया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है वो हमने कहां से लिए? रूस से लिए। समझ में आ गई बात? एक देश है अपना जर्मनी, ठीक है। जर्मनी में हमें कुछ चीजें लिए, जैसे कि आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों का स्थगन, ठीक है, अर्थात कि जो आपातकाल का प्रावधान 1935 के एक्ट से है, लेकिन जो अधिकारों को छीनना है ना वो जर्मनी से है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया है, उससे हमें याद रखनी है समवर्ती सूची, ठीक है। क्या याद रखनी है? कॉन्करेंट लिस्ट, अर्थात कि समवर्ती सूची, याद रहेगा। अब एक चीज याद रखना कि संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक, संसद की जो संयुक्त बैठक है ना वो हमने यहीं से लिए, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वो हमने यहीं से लिए। आर्टिकल पूछे तो याद रखना, जो आर्टिकल है आपका वो 108 इंग्लिश नंबर है, याद रह जाएगा, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछ रहे कि संसद के सदनों की, दोनों सदनों की बैठक, संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के तहत? 108 में। समझ में आ गई बात? अब एक बार वापस सुन लीजिए, मैं आपको सारी चीजें एक बार और समझा देता हूं। देखिए, पहले मैंने बोला था कि हमने ब्रिटेन से क्या लिया है, तो जैसा कि मैंने पहले बोला था, ब्रिटेन से हमने जो है संसदीय, एक तो संसदीय शासन लिया है, विधि का शासन लिया है, एक हमने एकल नागरिकता ली है, और याद रखना एक द्विसदनीय व्यवस्था वो लिए, द्विसदनीय अर्थात लोकसभा और राज्यसभा लिए। और 2 नंबर पे आते हैं अपना यूएसए। यूएसए से हमने एक तो मूल अधिकार लिए हैं, एक प्रस्तावना का जो विचार है वो हमने यहीं से लिया है, एक न्यायिक पुनरावलोकन वो हमने यहीं से लिया है, एक याद रखना राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाए, है ना, महाभियोग की प्रक्रिया, वो हमने यहीं से लिए, एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके जजों को कैसे हटाया जा सकता है वो, उसकी भी पद्धति हमने यहीं से ली, अर्थात कि महाभियोग, ठीक है। एक चीज याद रखना, आयरलैंड से हमने एक तो डीपीएसपी लिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और एक जो राष्ट्रपति पर निर्वाचन है वो हमने यहीं से लिया है, ठीक है। डीपीएसपी भाग 4 में है, सभी जानते हैं। अब याद रखना, राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, आप सभी को पता है, वो हमने यहीं से लिए। हम आगे करके चीजें वैसे भी पढ़ने वाले, ठीक है, तो वो हमने आयरलैंड से लिया है। अब कनाडा से याद रखिए, कनाडा से हमने एक तो संघीय व्यवस्था लिए, क्या लिए? संघीय व्यवस्था लिए। एक याद रखना, जो राज्यपाल, मतलब कि राज्यपाल का जो निर्वाचन है वो भी हमने कनाडा से भी लिया है, याद रहेगा। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो हमने कहाँ से लिए? यहीं से लिए। और इसकी नियुक्ति आप सभी जानते हैं केंद्र द्वारा होती है, ठीक है, किसके द्वारा? केंद्र द्वारा, याद रहेगा। एक जो अवशिष्ट शक्तियां होती है किसके पास में होती है? केंद्र के पास में होती है, मैंने पहले बताया था, वो हमने कनाडा से लिए। दक्षिण अफ्रीका, याद रखना, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, आर्टिकल 368 368 के तहत वो हमने कहां से ली? यहीं से ली। फ्रांस से मैंने बताया था आपको कि फ्रांस से एक तो गणतंत्रात्मक जो ढांचा है वो हमने यहीं से लिया, लेकिन प्रस्तावना में जो 3 शब्द है, जैसे कि स्वतंत्रता, समता और जो बंधुत्व है, वो हमने तीनों जो आदर्श वाक्य है वो हमने फ्रांस से ही लिए। याद रखना, वापस बता रहा हूं, नो डाउट करना, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये तीनों वाक्य हमने फ्रांस से लिए। लेकिन प्रस्तावना में जो न्याय है 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, वो हमने यूएसएसआर अर्थात कि रूस से लिए, ठीक है। और रूस से हमने एक चीज और लिए, वो आपके मूल कर्तव्य है। जर्मनी से मैंने बताया था आपको कि जो आपातकाल के प्रावधान में जो 1935 के एक्ट से हमने लिया था, लेकिन उनके अधिकारों को जो छीनना है वो हमने जर्मनी से लिए, अर्थात कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से मैंने बताया था समवर्ती सूची, याद रखना है। और एक संसद के जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, आर्टिकल 108, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए। मेन तो बात है समवर्ती सूची, ठीक है, लेकिन ये आर्टिकल याद रखना 108, क्यों? क्योंकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है इस आर्टिकल में, ठीक है, याद रहेगा। तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और दोनों सदनों की बैठक, आर्टिकल 108। अब देखिए, अब जो है पहली बात मैं आपको बता दूं, हमारा संविधान जो दुनिया में अनोखा क्यों है? अनोखा क्यों है? तो फर्स्ट बात, ये सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें ये चीज आप लिखते ही जाना, क्यों? क्योंकि हम मूल संविधान के अंतर्गत बात कर रहे हैं, ठीक है, हम मूल संविधान के अंतर्गत बात कर रहे हैं, इसलिए जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि नोट बिल्कुल करना, आप जब नोट करोगे तो आपको याद रहेगी, इससे हम भूल जाते हैं।
और ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि हमने किस किस देश से क्या क्या लिया है। लेकिन मैंने पहले बोला था, अम्बेडकर ने क्या कहा था, ये एक उधार का थैला है, लेकिन इसे उधार का थैला भी नहीं कहा जा सकता, कंप्लीट उधार नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि दुनिया से अच्छी चीज़ें लेने का भी हमारा हक है, इसलिए उधार नहीं कहा जा सकता, उधार का थैला जरूर कहा जा सकता है। अब देखिए अनोखा क्यों है, सबसे पहली बात आप इसे समझिए। मैंने बोला था अनोखा इसलिए है क्योंकि एक तो ये सबसे लंबा और लिखित संविधान है विश्व का, ठीक है। अगर हम इसमें मूल रूप से देखें ना, मूल रूप याद रखना, मूल रूप की बात करें मैं ना, मूल रूप संविधान का जो मूल रूप है ना, उसमें याद रखना 395 तो क्या है आपके अनुच्छेद, ठीक है। क्या है 395 अनुच्छेद है। अगर हमें भाग पूछे तो याद रखना इसमें 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग है। मूल रूप की बात करें तो इसमें 8 क्या है आपके अनुसूची है, 8 क्या आपके अनुसूची है, ठीक है। अब देखिए लेकिन 8 है, आपको याद रखना ये मैं मूल रूप की बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, ये मूल रूप है, ठीक है। वर्तमान में 8 नहीं है, वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में आपके 12 है, वर्तमान में क्या है 12 अनुसूची है वर्तमान, ठीक है। वर्तमान में कितनी है 12 अनुसूचियां है। अब देखिए पहली बात, ये जो अपना संविधान है ये एक नरम और सख्त इन दोनों का मिश्रण है। जैसे मतलब कि कुछ बदलाव तो आसानी से हो सकते हैं, कुछ अगर संविधान संशोधन करना चाहे, कुछ बदलाव करना चाहे तो आसानी से हो सकते हैं, लेकिन कुछ के लिए जो है बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। और एक चीज याद रखना, अपना जो संविधान है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये हमारे देश की क्या है आत्मा, ठीक है। चौथी बात यह कि जो संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में है, ठीक है। अर्थात कि जो हमारा संविधान है वो न संसद से सबसे ऊपर है, न कोर्ट है, न तो कोर्ट से सबसे ऊपर है, न संसद से ऊपर है, लेकिन याद रखना इन दोनों का बीच का बैलेंस है, ठीक है। न तो संसद से ऊपर है और न कोर्ट से नीचे, लेकिन ये दोनों के बीच का क्या है बैलेंस है। एक याद रखना, भारत में हर व्यक्ति जो 18 वर्ष का है उसे वोट देने का अधिकार है। पहले हालांकि इसके जो है पहले ये 21 वर्ष का हुआ करता था, लेकिन जब 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में 1989 में, तब से 18 वर्ष कर दी गई है, ठीक है। अब देखिए पहली बात, इससे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। तो ये बात किसने कही थी संविधान को? तो याद रखना ये कही थी सर आइवर जेनिंग्स ने। याद रखना सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को इसके विशाल आकार के कारण 395 अनुच्छेद कम नहीं है, अब तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ये उस वक्त मूल रूप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को इसके विशाल आकार के कारण वकीलों का स्वर्ग कहा था। और एग्जाम में पूछता है इसमें वकीलों का स्वर्ग जो है किसने कहा था? तो सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था। एक चीज याद रखने कि जो संविधान को हाथों में लिखने वाले व्यक्ति का नाम तो सभी को पता ही है, अभी तो अब सबको पता चल चुका है, पहले पता नहीं था। प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादातर लोगों को पहले पता नहीं था। लिखने का क्या काम किया था, ठीक है, राइटिंग का याद रखना क्या काम किया था, लिखने का। जो समझदार है उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो संविधान की जो हाथों से लिखने का वाले व्यक्ति का नाम प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। अब देखिए संविधान के पन्नों पर जो पिचकारी है ना, पिचकारी क्या चित्रकारी है ना, पिचकारी क्या चित्रकारी होली नजदीक आ रही है, आप सभी को पता है, तो पिचकारी भी सही। तो देखिए संविधान के पन्नों पर जो चित्रकारी की गई है ना, वो की गई है नंदलाल बोस। किसने की थी? नंदलाल बोस, जो कि शांति निकेतन उन्होंने की थी, शांति निकेतन ने, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब तक की पूरी डिटेल आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए अब तक हमने देखा कि दुनिया भर से हमने अच्छी चीजें जो है समेट ली है, लेकिन अब इन चीजों का जो है निचोड़ क्या है? निचोड़ है वही हमारी प्रस्तावना। निचोड़ क्या है? वही हमारी प्रस्तावना। अब देखिए जब हम जो आपकी प्रस्तावना है उसकी उत्पत्ति और उसका जो आधार है ना वो जान लेते हैं। जैसे कि प्रस्तावना कहीं और से नहीं आई थी, ये आपको याद रखना है, बल्कि ये वही उद्देश्य प्रस्ताव है जिसे पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर, मैंने बताया था आपको 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के अंदर पेश किया था। याद है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया था। अब हम बात करते हैं संविधान, मैंने आपको बताया था जो प्रस्तावना का विचार है वो हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है, ठीक है, अमेरिका से लिया है, मैंने बताया था। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है।
याद रहेगा। और यही बात पूछी जाती है हमारे राजस्थान में, ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, राजस्थान में नहीं बल्कि सभी एग्जाम में पूछी जाती है कि प्रस्तावना का विचार हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका, भाषा ऑस्ट्रेलिया, विचार अमेरिका, याद रहेगी। अब देखिए हमारी जो प्रस्तावना ना वो शुरू कहाँ से होती है, ये सभी आपको पता ही होगा। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ठीक है। यहां से हमारी प्रस्तावना क्या होती है, शुरू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भारत में सर्वोच्च शक्ति जनता के पास है, इसका ये मतलब है। हम भारत के लोग, इसका मतलब है कि जो भारत में जो सर्वोच्च शक्ति है ना वो जनता के पास है। अब देखिए, अब जब हम जरा जान लेते हैं कि भारत में जो अपने आंतरिक और जो बाहरी फैसले लेने की पूरी तरह से जो है स्वतंत्र है, ठीक है। इसीलिए इसे जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाला देश कहा जाता है। अर्थात कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है भारत जो है अपने आंतरिक और बाहरी फैसले, मतलब कहते हैं ना कि घर में राड़ हो चाहे बाहर राड़ हो, मतलब लड़ाई हो, राड़ मतलब लड़ाई, ठीक है। घर में लड़ाई हो या बाहर लड़ाई हो, इन दोनों को फैसले कौन करता है, भारत स्वयं करता है। तो मतलब भारत क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, ठीक है। अब याद रखें ये समाजवादी कैसे, ठीक है। समाजवादी, समाजवादी अर्थात भारत का जो लक्ष्य है वो लोकतांत्रिक समाजवाद का है। भारत का लक्ष्य क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद का है, जहां मतलब कि गरीबी और अवसर की जो है असमानता को खत्म करने का उद्देश्य है। गरीबी जो और जो अवसर की जो असमानता है उनको क्या है, खत्म करने का उद्देश्य है। अब बात करते हैं कि ये पंथ निरपेक्ष क्यों है, तो याद है सेकुलर, ठीक है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का जो स्टेट है ना, जैसे राजस्थान, तो राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, ये भी सभी धर्मों में सम्मान है, सभी धर्मों में सम्मान और सम्मान है, ठीक है, और उसे सम्मान भी प्राप्त है, ठीक है। तो याद रखना पंथ निरपेक्ष तथा सेकुलर मतलब राज्य का कोई अपना धर्म नहीं। अब बात करते हैं लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक, है ना। तो उसका मतलब होता है जनता का शासन, शासन जनता करती है, जनता ही चुनती है, तो जनता का शासन। अब बात करते हैं हम अपने पांचवें शब्द की, जिसे हम बोलते हैं गणराज्य, रिपब्लिक। अब इसका मतलब सुनिए, इसका मतलब होता है कि भारत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कौन है, प्रेसिडेंट, वो क्या है, वंशानुगत नहीं है। जो भारत का प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, वो वंशानुगत नहीं है, इसलिए इसको रिपब्लिक बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो है जनता के द्वारा मतलब कि चुना जाता है। पहले जनता, हाँ तो सुनिए, ठीक है। तो वो क्या है, गणराज्य मतलब कि रिपब्लिक, रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भारत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रपति, वो वंशानुगत नहीं है बल्कि चुना जाएगा। तो पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य और क्या है, समाजवादी हो गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया, सबके मैंने मतलब बता दिए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं 3 प्रकार के न्याय की, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी है जो आपको याद रखनी है, एग्जाम अभी के एग्जाम में पूछता है, और हालांकि सभी को है ना संविधान तो आना ही चाहिए। हालांकि संविधान की जो बुक है वो मेरे हिसाब से 10वीं 12वीं में स्कूल में लागू कर देनी चाहिए, कम से कम एक याद हो जाए बच्चों को, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े अगर ये स्कूल में लागू हो गई तो। अब देखिए संविधान के अंदर कुछ चीजें हैं, जैसे कि हमने जो प्रस्तावना जो हमें क्या क्या देने का वादा करती है, ठीक है। प्रस्तावना हमें क्या क्या देने का वादा करती है, इसलिए आपको याद रखना है। तो देखिए प्रस्तावना में अगर हमें क्या देती है वो याद रखना। एक तो हमें देती है न्याय, क्या देती है, न्याय, जो हमें 3 प्रकार का न्याय देती है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। एक तो आपका सामाजिक, क्या है, सामाजिक। एक होता है आपका आर्थिक, क्या होता है, याद रखना, सामाजिक, आर्थिक। एक होता है आपका राजनीतिक, राजनीतिक। याद रखना प्रस्तावना हमें 3 प्रकार के न्याय देती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। पर याद रखें ये हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता देती है। क्या देती है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की क्या देती है, स्वतंत्रता देती है। अब क्या देती है, तो देखिए एक तो हमें देती है ये विचार की स्वतंत्रता, ठीक है। एक क्या देती है, विचार। एक देती है अभिव्यक्ति, पूरा गलत हो गया तो कोई बात नहीं। तो याद रखा 5 प्रकार की स्वतंत्रता, मतलब कि अभिव्यक्ति, विचार और अभिव्यक्ति, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, एक विश्वास, विश्वास, और एक तो हो गया आपके विश्वास, मैं पूरा लिख देता हूँ, विश्वास। एक होता है आपके धर्म,
मतलब धर्म की उपासना, धर्म और उपासना है ना, तो ये आपको याद रखनी है, क्या है, उपासना। ठीक है, याद रहेगी 5 प्रकार की क्या है हमें, स्वतंत्रता है, विचारों की, अभिव्यक्ति की, और जो है विश्वास की, धर्म और उपासना। ठीक है, अब बात करते हैं इसके समता की। एग्जाम में पूछता है प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता है, तो याद रखना समता 2 प्रकार की, समता कितनी है, 2 प्रकार की। अब दो जो प्रकार है वो एक तो है अपनी प्रतिष्ठा और एक है अवसर की समता। याद रखना, एक तो क्या, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अवसर। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, एक हमें देती है ये बंधुता, बंधुता अर्थात कि व्यक्ति की गरिमा और जो राष्ट्र की एकता और इसकी जो अखंडता है उसको सुनिश्चित करने वाली बंधुता देती है। ठीक है, ये तो सभी को पता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, तो याद रखना, मैंने पहले बताया था ये प्रस्ताव में ये शब्द आपको याद होने चाहिए, 3 5 और 2, ये आपको याद होनी चाहिए। 10 शब्द टोटल, आराम से याद होगी। न्याय प्रस्तावना में 3 प्रकार है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की हमें स्वतंत्रता देती है, विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म उपासना की। ठीक है, 2 ही प्रकार की हमारे पास में क्या है, समता, प्रतिष्ठा और अवसर की। एक बंधुता शब्द है, वो आपको ऐसे ही याद रह जाएगा, बंधुता, बंधुता तो ऐसे ही याद रह ही जाता है, क्योंकि व्यक्ति की गरिमा और जो राष्ट्र की एकता और उसको अखंडता, मतलब अखंडता रखेंगे उसकी, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को हमेशा बनाए रखेंगे। ये क्या, अपनी बंधुता। अब देखिए, प्रस्तावना में आज तक केवल एक बार बदलाव हुआ है, प्रस्तावना में आज तक केवल एक ही बार बदलाव हुआ है। ठीक है, संशोधन। ठीक है, याद रहेगा। और ये कब हुआ था, तो ये इंदिरा गांधी के समय हुआ था, ये इंदिरा गांधी के समय हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, जिसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे, याद रखना, वो तीनों शब्द आपको हमेशा याद रखने। पहली बात तो ये कि इंदिरा गांधी के समय हुआ था, और संशोधन कौन सा है, 42वां है, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने शब्द जोड़े गए थे, ये तीनों शब्द आपको याद रखने। ठीक है, एक तो होता है समाजवादी, क्या होता है, एक क्या है, समाजवादी, और एक होता है पंथ निरपेक्ष, क्या होता है। ठीक है, और तीसरा होता है अपना अखंडता। ठीक है, क्या होता है, अखंडता, याद रहेगा। अब देखिए, ऐसे याद रह जाएगा, अगर इंग्लिश में याद रखें तो ऐसे इंग्लिश में तो आसानी से याद रह जाएगा। ठीक है, जैसे कि अखंडता को हम बोलते हैं इंटीग्रिटी, पंथ निरपेक्ष को सेकुलर, और समाजवादी को सोशलिस्ट। इनको याद रखना है ना, तो याद रखना, जैसे कि समाजवादी को हम इंग्लिश में बोले तो इसमें से केवल एस याद रखो। ठीक है, अर्थात कि सोशलिस्ट। ठीक है, एस। और अगर पंथ निरपेक्ष को याद रखें तो सभी को पता है सेकुलर बोलते हैं, तो इसको भी एस लिख लीजिए। और अगर अखंडता की बात करें, अखंडता को इंग्लिश में बोला जाता है इंटीग्रिटी। इसको कैसे याद रखोगे, तो इसका पहला शब्द क्या आ रहा है, आई से आ रहा है, तो बस, तो ये हम इसे याद रखें, इंटीग्रिटी है ना, तो इसे याद रखें, तो इसे रख सकते हैं इंग्लिश में कि पहले एल जो पहले अक्षर है वैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चले, अब देखिए ध्यान से सुनना। अब तक हमने जो पढ़ा ना, उसमें हमारे लिए एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि कुछ जो है आपके प्रस्तावना जो है संविधान का अंग क्यों है, पहली बात तो ये। अब बात करते हैं इसके विवाद और जो फैसले होते हैं ना उनकी, और यहाँ से एग्जामिनर हमें सवाल पूछता है। जैसे कि एक केस आया था, आप सभी को पता है कि बेरूबाड़ी संघ मामला, कौन सा आया था, बेरूबाड़ी संघ मामला। इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ, ये तो आपको चीज़ें याद हो गई होगी। ये आपको याद रखनी है, न्याय कितने प्रकार की है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की, बंधुता कितनी है। ठीक है ना, और ये भी तो आसान ही है कि 3 तो शब्द है इसमें, आराम से याद हो जाएंगे। लेकिन हम क्या ना डीप में जाकर पढ़ते नहीं है ना, हम देखते हैं क्लासेस वगैरह, तो आप डीप में जाकर पढ़ोगे तो ऐसे याद हो जाएगा। एक देखिए, एक मामला आया था बेरूबाड़ी मामला, कौन सा आया था, बेरूबाड़ी। एक मामला कौन सा आया था, बेरूबाड़ी मामला। यह आया कब था, तो यह आया था आपके 1960 में। ठीक है, कब आया था, 1960 में। इसके अंदर याद रखना ये प्रस्तावना से संबंधित है। ठीक है, ये प्रस्तावना का मामला। ठीक है, 1960 में आया था ये, और इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो बेरूबाड़ी मामला में क्या बोला था, जो आपकी प्रस्तावना है
वो संविधान का अंग नहीं है। तो याद रखना, इसमें काट दो, संविधान का अंग नहीं है। लेकिन वापस एक केस आता है, ठीक है, जिसे हम बोलते, ये तो हो गया आपका पहला केस। दूसरा केस आता है आपके केशवानंद, केशवानंद, जिसे हम बोलते केशवानंद भारती मामला, ठीक है, केशवानंद भारती मामला, ठीक है। और यह आया था आपके 1973 को, ठीक है। कब आया था? 1973 को, 1973 में। और यह भारत का सबसे बड़ा केस था। क्या था? यह भारत का सबसे बड़ा केस था। क्यों? क्योंकि इसमें लगभग जो है 13 जज थे। कितने? 13 जज। और कोर्ट ने अपना जो फैसला बदला था इस वाले को जो है वापस इसको रिप्लेस किया था। जैसे 1960 में क्या कहा था? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। किसमें कहा था? बेरुवाड़ी संघ के अंदर कहा था। बेरुवाड़ी संघ में 1960 में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती मामले में, और याद रखना ये जो केशवानंद भारती, ये भारत का सबसे बड़ा केस था। और इसमें 13 जजों की बैठक हुई थी, ठीक है। कितने जज थे टोटल? 13। और इसके अंदर कोर्ट ने अपना फैसला जो है बदला और वापस कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें जो है संशोधन किया जा सकता है। इसमें भी संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन जो है किया जा सकता है। लेकिन इसका जो मूल ढांचा है ना, ठीक है, अर्थात कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा, उसको छेड़ा बिल्कुल नहीं जा सकता। तो ये याद रखना आप बिल्कुल 1973 वाला भी। तो इसमें प्रस्तावना को क्या है? स्वीकार किया गया था, ठीक है। इसमें क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। वापस सुन लो, एक बार वापस समझा देता हूं। बेरुवाड़ी संघ मामला 1960 में आया था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती मामला आया था 1973 के अंदर, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदला और कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को कभी नहीं छेड़ा जा सकता। याद रहेगा। और ये सबसे बड़ा केस था केशवानंद भारती मामला, ठीक है। और जो बेरुवाड़ी संघ मामला है वो 1960। तो 73-60 दोनों याद रह जाएंगे आपको। अब देखिए, अब बात करते हैं प्रस्तावना को किसने क्या क्या कहा है। प्रस्तावना को किसने क्या क्या कहा है। जैसे हम जो है इस प्रस्तावना को आप सभी जानते हैं कि संविधान का परिचय पत्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? संविधान का परिचय पत्र। इसे राजनीतिक जन्म पत्री कहा जाता है, राजनीतिक जन्म पत्री। तो ये किसने कहा था वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, एक शख्स है अपने के.एम. मुंशी। कौन है? के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी, ये याद रखना आपको। इन्होंने मुंशी जी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्री कहा है। क्या कहा है? राजनीतिक जन्म पत्री। राजनीतिक जन्म पत्री अर्थात कि पॉलिटिकल जो है हॉर्सकोप, ठीक है। तो राजनीतिक जन्म पत्री किसने कहा है? इन्होंने कहा है, राजनीतिक जन्म पत्री, ठीक है। एक शख्स और है अपने, जो एग्जाम में बार बार पूछ रहा है, जिन्हें हम बोलते हैं N.A. पालकीवाला। पालकीवाला, इन्होंने कहा था कि जो संविधान का परिचय पत्र है, क्या कहा था? संविधान का परिचय पत्र। प्रस्तावना को क्या कहा था? संविधान का परिचय पत्र। अब देखिए, एक शख्स और है अपने, जिन्हें हम बोलते हैं ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव। अब देखिए, ये जो शख्स है ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को याद रखना, ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा और आभूषण कहा है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है? याद रखना, संविधान की आत्मा। क्या कहा है? संविधान की आत्मा। यहीं से आप कंफ्यूज हो जाओगे अभी। संविधान की आत्मा। लेकिन यही एक शब्द और है, ये जो आत्मा है ना, संविधान की आत्मा, इसे तो किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को कहा था। लेकिन ध्यान दे, B.R. अम्बेडकर ने, किसने? B.R. अम्बेडकर, ठीक है। जो B.R. अम्बेडकर है ना, इन्होंने जो है आर्टिकल, जो है एक आपका आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल 32,
कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32, इसको आत्मा कहा था। तो याद रखना दोनों में अंतर है, ठीक है। संविधान की आत्मा अर्थात की प्रस्तावना को सीधे से याद रखो, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने, पर ध्यान रहे डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल जो 32 है, आर्टिकल जो 32 है उसको क्या कहा था? आत्मा कहा था। बस इतना याद रखना कि संविधान की आत्मा किसमें है? आर्टिकल 32 में। ये किसने कहा था? अंबेडकर साहब ने कहा था। और संविधान की आत्मा और आभूषण ये दोनों कहा था ठाकुरदास भार्गव ने, ठीक है। और तारीख सभी को याद है, प्रस्तावना में जो है संविधान को अपनाने की तारीख, प्रस्तावना में संविधान, ठीक है, प्रस्तावना में संविधान को अपनाने की तारीख है 26 नवंबर 1949, जिसे हम बोलते हैं मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ठीक है, याद रहेगी। तो देखिए अब तक हमने पढ़ लिया है जिसमें हमें बताया गया कि हमारा देश कैसा होगा। अभी जो है हम आगे बात करेंगे ना, वो हम तय करेंगे कि भारत का भूगोल कैसा होगा। अब आप सोचोगे कि पॉलिटी में भूगोल कैसे आ गया, तो देखिए हम बात करेंगे कि इसमें कितने राज्य होंगे, और अगर कोई न्याय जो है, अगर मान लो कोई नया राज्य, जैसे कि मान लो राजस्थान से अलग होकर कोई मरु प्रदेश बनाए, तो वो कैसे बनेगा, तो इसका तरीका क्या होगा, उसके बारे में हम जरा चर्चा करेंगे। समझ में आगे बात। जैसे कि हम आप सभी जानते हैं कि हमारा जो पहला भाग है वो हमें बताता है संघ और राज्य के बारे में। आप सभी जानते हैं हमारा जो भाग फर्स्ट है उसके बारे में, जो हमारे संविधान का भाग फर्स्ट है सभी जानते हैं, संघ और राज्य, संघ और राज्य। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल ये 1 से प्रारंभ होता है जो कि 4 तक जाता है, ठीक है, 1 से 4 तक जाता है। इसके अंदर हमें बोला गया है कि भारत अर्थात इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। अनुच्छेद 1 में साफ लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया जो कि क्या है, राज्यों का संघ है। इंग्लिश में बोले तो बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, इसमें सीधी बात बताई गई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ जो फेडरेशन शब्द का जो मतलब नहीं है, मतलब कि यूनियन है ना, ठीक है, फेडरेशन शब्द का नहीं है बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब होता है, हम वो बताते हैं ना संघ में, ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में साफ लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। लेकिन इसमें जो फेडरेशन शब्द नहीं दिया गया है, इसमें दिया गया यूनियन, और यूनियन शब्द का अर्थ होता है, इसका मतलब है कि भारत के राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, इसलिए यहाँ पे यूनियन शब्द है। समझ में आ गई? मतलब कि भारत के जो राज्य है वो भारत से अलग होने का अधिकार उनको बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हमारा संघ प्रशासनिक सुविधा के लिए बना है, हमारा जो संघ है ना वो प्रशासनिक सुविधा के लिए बना है, किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ये याद रहेगा, ये हम अपना अनुच्छेद 1 कहता है। अब बात करते हैं हम, मैंने आपको ठीक है भाग आपको भाग 1 पहले वाले भाग में बताया है, अनुच्छेद 1 बताया। अब अनुच्छेद आप दूसरा सुनिए, ठीक है। अनुच्छेद दूसरे में कहा गया नए राज्यों का प्रवेश। हम आगे इसकी अगली क्लास बात करेंगे, लेकिन इतना मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। दूसरे अनुच्छेद में ये कहा गया कि अगर भारत के मान लो कोई बाहर का कोई हिस्सा भारत में शामिल होना चाहते हैं, अगर भारत से कोई बाहर का हिस्सा है और भारत में शामिल होना चाहते हैं, जैसे कि मान लो आप 1975 की आप ये दिन याद करो, 1975 का 1975 के अंदर जो है सिक्किम शामिल हुआ था। कौन हुआ था? सिक्किम शामिल हुआ था। तो इसमें जो है संसद अनुच्छेद 2 के तहत इसका उपयोग करती है। किसका उपयोग करती है? अनुच्छेद 2 का उपयोग करती है। और यह शक्ति जो आपके विदेशी जो क्षेत्र है उनको जो है भारत का हिस्सा बनाने की शक्ति देता है। अगर एग्जाम में ये पूछ लो ना कि यदि विदेशी क्षेत्रों को भारत का हिस्सा बनाने की शक्ति कौन सा आर्टिकल देता है, तो आर्टिकल 2 ही देता है, ठीक है, याद रहेगा। 1975 के अंदर सिक्किम जो है भारत में शामिल हुआ था। और इसका प्रयोग कौन कर सकता है आर्टिकल 2 का? तो याद रखना संसद करती है। याद रहेगी चीजें। चलिए, तो आज की क्लास हमारी इतनी ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक मैंने आपको बताया था कि ये जो क्लासेज है वो थ्योरी पर चलेगी कंप्लीटली, 0 लेवल से शुरू है, हम कंप्लीट कर लेंगे इसको बहुत जल्द, ठीक है, एग्जाम आने से पहले। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया जब भी आप क्लास हो तो आप एक बार ट्राई जरूर करना, क्लास लो उसके बाद में आपको नोट आउट करते जाओ। जब एग्जाम हो ना उसके 10-15 दिन 20 दिन पहले आप एक बार उसको है ना पढ़ लो, आपकी पूरी की पूरी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी कंप्लीटली। आपने जो पढ़ा है वो कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा। पीवाईक्यू में एक चीज होती है, पीवाईक्यू के अंदर ये होता है कि हमारे पास में प्रश्न एक ही है, हम प्रश्न को उत्तर ही देते हैं केवल। मान लो अगर प्रश्न ये आ गया कि अगर मान लो भारत का कोई हिस्सा बाहर से भारत में शामिल होना चाहता है, वो किस आर्टिकल के तहत होगा, प्रश्न यही है। उसमें 4 चीजें दी गई है, 4 आर्टिकल दिए गए, मान लो 1 2 3 4, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे? बस एक ही चीज पढ़ेंगे, आर्टिकल 2। आगे चलो। अब ना हमने आर्टिकल 1 पढ़ा, ना आर्टिकल 3 पढ़ा, ना आर्टिकल 4 पढ़ा,
ये प्रॉब्लम है। जिसने आर्टिकल 1, 3, 4 वो भी पढ़ लिया ना, उसका PYQ देखना बनता है। वो तो चलो PYQ देख सकते हैं, लेकिन उसको भी एक बार थ्योरी पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। कहते हैं ना कि सुनने से ज़्यादा ज्ञान एक बार के लिए किताबों में भी मिल जाता है, किताबें जरूर पढ़ना, ठीक है। इसलिए तो एक बार के लिए थ्योरी पढ़ना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिसने आर्टिकल केवल 2 पढ़ा वो डायरेक्ट 2 पे टिक करेगा और आगे चला जाएगा। लेकिन PYQ लेने से पहले आप वो आर्टिकल 1 भी देख लो, 3 भी देख लो और 4 भी देख लो, तो आपको 3 चीज़ें एक्स्ट्रा तो मिलती है, लेकिन हम वो कभी कभार नहीं देखते। इसलिए चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए। थैंक यू सो मच।